वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पर। बच्चों, NCERT स्मार्ट नेटवर्क चैनल पर हम बात कर रहे थे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना वाले चैप्टर की। और यहाँ आज हम बात करते हैं परमाणु संरचना वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर की, जो हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ने से संबंधित नियम देखे थे। आप बाउ का नियम जो आपको कहता है कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ना है। उसके बाद एक देखा था हमने अपने N+L का नियम, जिससे हम पता कर सकते हैं किस कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा और किसकी कम। एक देखा था पाउली अपवर्जन नियम, जो कहता है कि किसी भी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जो विपरीत चक्रण वाले होंगे। और एक हमने हुंड का नियम देखा था। हुंड का नियम कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले आप समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद अगर शेष इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो युग्मन करेंगे। तो देखो, इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन उत्तर देखते हैं आज अब हम। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं हम अपने जो दिया हुआ है। देखो, क्वेश्चन में पहला कह रहा है पाउली अपवर्जन नियम का उल्लंघन है। पाउली अपवर्जन नियम का उल्लंघन है। यानी कौन, अपने 4 ऑप्शन दिए, इनमें से पाउली अपवर्जन नियम की पालना कौन सा नहीं कर रहा है। देखो, एक तो इस प्रकार दिया हुआ है, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और अपने P में 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शन में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर अपने पास P के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तीसरा नियम तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन और अपने पास P में दिए हुए हैं 3 इलेक्ट्रॉन जो इस प्रकार भरे हुए हैं। और चौथा कह रहा है इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, S में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और यहाँ पर देखो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इस प्रकार P में। तो यहाँ पर ये कह रहा है पाउली अपवर्जन नियम, सॉरी देखो इस दूसरे ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। यहाँ आपके ये इस प्रकार भरे हुए हैं, तो कह रहा है कि इसमें पाउली नियम का उल्लंघन कौन सा कर रहा है। तो देखो, जो पाउली नियम ये कहता है किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, जैसे ये भरे हुए हैं। इसमें भी देखो विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी विपरीत चक्रण वाले 2 है। इनमें देखो ये जहाँ जहाँ 2 है सारे विपरीत चक्रण वाले हैं और जिनमें 1 है उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर अपने पास एक ही चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, जबकि पाउली का नियम तो स्पष्ट कहता है कि समान चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो यहाँ पर ये उल्लंघन कर रहा है, आपका ऑप्शन ये होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से हुंड के नियम की अनुपालना होती है। हुंड के नियम की पालना कौन कर रहा है। हुंड के नियम की अनुपालना तो देखो अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं, वो लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको हीलियम, इसके आगे हीलियम के आगे दिया हुआ है 2s कोष्टक में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले भरे हुए हैं। फिर उसके बाद 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यहाँ पर ये 2p। एक ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s में फिर आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं विपरीत चक्रण वाले और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। 2 तो इस प्रकार भरे हुए हैं, 1 इस प्रकार भरे हुए हैं। ऑप्शन 3 देखें तो इसमें वही हीलियम दिया हुआ है, इसके आगे अपने को 2s में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं विपरीत चक्रण वाले। और 2p की बात करें तो 2p में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार दिए हुए हैं ये। और चौथा देखें तो देखो इसमें भी हीलियम 1s आ गया, हीलियम आते ही 2s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं और 2p जो है इसमें आपके ये इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ये देखो क्या रहा है, ये कह रहा है इनमें से हुंड के नियम की पालना अनुपालना कौन करता है। हुंड का नियम कहता है समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, वो भी समान चक्रण के। तो देखो यहाँ पर 2s आ गया, 2p और 2s की तो ऊर्जा का अंतर है। कैसे देखो, 2s के लिए n का मान 2, l का मान 0 यानी योग 2 आ रहा है। 2p के लिए n का मान 2 होता है लेकिन l का मान 1 योग 3, मतलब 2p की ऊर्जा ज़्यादा है। तो हुंड का नियम समान ऊर्जा वालों में देखना है। तो यहाँ पर तो देखो विपरीत चक्रण पाउली के नियम की पालना हो रही है। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों समान चक्रण वाले, मतलब ये अनुपालना कर रहा है।
बाकी को भी चेक करते हैं क्या ये अनुपालना करें। देखो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें देखो पहले 2 आ गए, जबकि अगर हुंड के नियम की बात करें तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ ना आकर और पहले यहाँ भरते, मतलब ये अनुपालना नहीं कर रहा है। यहाँ देखो इसमें 2s में तो सही है, यहाँ 2p में 1 इलेक्ट्रॉन भर के 2p के पहले कक्षक में 1 भर दिया और दूसरे में 2 भर दिया, जबकि यहाँ भरा ही नहीं, मतलब ये भी अनुपालना नहीं कर रहा है। और ये देखो चौथे में 2s तक की व्यवस्था ठीक है, 2p में इलेक्ट्रॉन तो एक ही भरे हैं, लेकिन देखो दोनों असमान चक्रण वाले हैं, मतलब ये भी अनुपालना नहीं कर रहा है। तो ये एकमात्र ऑप्शन है जो हुंड के नियम की पालना कर रहा है। क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन के विन्यास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के विन्यास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करो। भाई 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं, इसकी व्याख्या कौन सा नियम करता है। देखो ऑप्शन दे रखा है आप बाहु सिद्धांत, आप बाहु सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आपको पावली का नियम, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ आपको हुंड का नियम, और चौथा कह रहा है निश्चितता का नियम, निश्चितता का नियम। तो देखो अपने सबसे पहले इसको समझने से पहले ये कहना क्या चाह रहा है, नाइट्रोजन का विन्यास देखो भाई, नाइट्रोजन आता है आवर्त सारणी में 7 नंबर पर, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 3। तो देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। देखो अब 2p में 3 भरे हैं, तो ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके कारण है। तो देखो ये बात कौन सा नियम कहता है भाई, आप बाहु सिद्धांत कहता है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरो, पावली का सिद्धांत कहता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरो जिनका चक्रण असमान होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है। लेकिन हुंड का नियम क्या कहता है, समान ऊर्जा वालों में आप 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सब में 1-1 भरोगे, जैसे इसमें भरा हुआ है। तो ये केवल और केवल हुंड के नियम के कारण हो रहा है। इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके कारण है, हुंड के नियम के कारण। आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट देखो आप, चौथा क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक ऊर्जा वाला कक्षक है, सबसे अधिक ऊर्जा वाला कक्षक है, यानी कौन से कक्षक की ऊर्जा सबसे अधिक है। और वो जो कक्षकों की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सीधा n+l का नियम देखना है। तो देखो एक तो दिया हुआ है 3d, दूसरा दिया हुआ है आपको 5p, तीसरा दिया हुआ है 4s और चौथा दिया हुआ आपको 6d। इनकी आपको किसकी ऊर्जा अधिक है ये देखना है। तो याद कर लो, देखो 3d के लिए n का मान 3, l का मान 2, तो योग कितना आ गया, n+l बराबर 5 आ गया। यहाँ पर देखो n का मान 5, l का मान कितना होगा 1, तो n+l का योग कितना आ रहा है 6। इसमें देखो n का मान 4 है, l का मान 0, मतलब n+l का योग कितना आ रहा है 4। यहाँ देखो n बराबर 6, l बराबर 2, n+l का योग कितना आ रहा है 8। तो यहाँ पर आपके अधिकतम ऊर्जा वाला कक्षक कौन सा है, 6d कक्षक की ऊर्जा क्या है, सर्वाधिक है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है n+l बराबर 7 वाले सभी उपकोषों की संख्या होती है, वाले सभी उपकोषों की संख्या होती है। तो देखो यहाँ पर 4, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है 5, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 6 और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है 7। तो ये क्या कह रहा है, यदि मैं n और l का मान क्या लिखूं कि योग 7 आए और उनमें उपकोष कितने हो सकते हैं। तो देखो भाई n का मान अगर मैं 7 लिख देता हूं और l का मान मैं n बराबर 7 और l बराबर 0 ये ले लेता हूं, तो भी n+l का योग 7 ही आएगा। तो भी n+l का योग क्या आएगा, n+l बराबर 7 तभी आएगा। तो ये कौन सा कक्षक हो गया, 4s कक्षक। ठीक है। फिर इसके बाद देखो अगर मैं n का मान 6 लिखता हूँ और l का मान 1 लिखता हूँ तो भी n+l का योग कितना आएगा, 7 ही आएगा। और ये कक्षक कौन सा हो गया, 6p हो गया। ये 4s हो गया,
यह आपके 6p हो गया। फिर कह रहा है अगर मैं n का मान देखो 5 लिखूं और l का मान क्या लिखूं 2, तो क्या होगा n प्लस l का योग फिर भी 7 ही आएगा। तो देखो अपने पास ये कक्षक कौन सा हो गया 5d। और एक और देख लो, अगर मैं n का मान 4 लिखता हूं और l का मान 3 लिखता हूं तो भी n प्लस l का योग तो कितना आना है 7 ही आना है। और ये कक्षक कौन सा होगा 4f। ये होगा अपने पास ये। तो ये कह रहा है इसमें उपकोषों की संख्या कितनी होगी। तो देखो उपकोष पूछ रहा है, वो कक्षक नहीं पूछ रहा है आपको। तो एक तो उपकोष ये हो गया, एक उपकोष ये, एक ये और एक ये, मतलब टोटल कितने उपकोष होंगे 4, जिनके लिए n प्लस l का योग कितना हो सकता है 7। ऐसे उपकोष जिनके लिए n प्लस l का योग 7 हो वो कितने 4, कौन कौन से। एक हो सकता है आपके 7s, एक 6p, एक हो सकता है 5d और एक 4f। ये 4 ऐसे कक्षक है जिनके लिए n प्लस l का मान कितना होगा 7 होगा। अदरवाइज कोई सा भी ऐसा कक्षक नहीं है जिसके लिए n प्लस l का योग कितना हो 7 हो। आई थिंक इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया हुआ आपको। इलेक्ट्रॉन विन्यास जो इस प्रकार है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और देन उसके बाद ये पी कक्षक है, इसमें आपके पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। उल्लंघन करता है, उल्लंघन करता है, मतलब ये कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका उल्लंघन करता है। तो सीधी बात है ये हुंड के नियम का उल्लंघन कर रहा है। तो अपने ऑप्शन में दिया हुआ है हुंड का नियम। हुंड का नियम, ये केवल हुंड के नियम का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि हुंड कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा युग्मन पेयर बनाएगा। लेकिन यहाँ पर तो पहले पेयर बना रहा है, मतलब हुंड के नियम के अनुपाल उल्लंघन करता है ये। ठीक है, ऑप्शन और दिए हुए, एक पावली का नियम, पावली के नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्योंकि पावली तो कहता है एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरो, वो विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए। आप बाहु के नियम का भी उल्लंघन नहीं कर रहा है। आप बाहु का नियम कहता है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरो। और n प्लस l का नियम ये केवल ऊर्जा बताता है। तो ये कौन से नियम का उल्लंघन कर रहा है हुंड के नियम का। कारण क्योंकि हुंड के नियम के अनुसार यदि आप इस पी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन भरते हो तो आप पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, इससे एक फिर एक फिर एक, फिर शेष इलेक्ट्रॉन को यहाँ होनी चाहिए थी ये व्यवस्था हुंड के अनुसार, लेकिन ये मतलब ये हुंड के नियम की अनुपालना नहीं कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है D9 विन्यास के उत्पन्न कुल चक्रण टोटल स्पिन, D9 विन्यास के विन्यास से उत्पन्न कुल चक्रण, से उत्पन्न कुल चक्रण स्पिन क्या होंगे। ऑप्शन दिया हुआ आपको, पहले में 1/2, दूसरे में दिया हुआ आपको 2, तीसरे में 1 और चौथे में दिया बच्चों 3/2। यह आपको पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने विन्यास उत्पन्न होंगे D9 में। तो देखो D9 ये D कक्षक 1 2 3 4 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5, ये 6 7 8, ये 9। तो देखो अब आपके पास कुल चक्रण, तो ये एक ही चक्रण रहेगा, बाकी तो क्या हो गए एक दूसरे के विपरीत है। एक का मान +1/2, दूसरे का -1/2, फिर +1/2 -1/2, +1/2 -1/2, +1/2 -1/2। तो रह गया क्या, केवल ये एक रह गया अपने +1/2। तो देखो ये क्रॉस हो जाएंगे, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस, तो कुल चक्रण कितने हो गए आपके आधा चक्रण आएगा। कितना आएगा आधा चक्रण। क्लियर। तो इसमें ऑप्शन होगा आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने को हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम या परमाणु
के कौन से संक्रमण में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में कौन से में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है? 3px, तीर का निशान 3s, 3dxy, तीर का निशान 3dyz, 3s, 3dxy, और चौथे में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम के कौन से संक्रमण में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है? तो ये कह रहा है 3s और 3p, ये दिया हुआ अपने पास, और एक 3s, एक में 3p 3d दिया हुआ है। फिर आपको यही दिया हुआ है 3d, और 3d में d, दोनों d के d दिए हुए हैं, एक में इसमें दोनों d के दिए और इसमें xy। तो देखो 3s से 3p कक्षा में ये तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है, कक्षा में भी नहीं जा रहे हैं। तो देखो एक कोष से दूसरे कोष में जाएगा अगर यहाँ जाता है तो। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन से संक्रमण में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है? तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण अपने, तो प्रत्येक में क्या होगा, हल्का ऊर्जा का डिफरेंट तो है देखो यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण या उत्सर्जन। तो यहाँ पर तो ये सारे क्या है, सेम ही कक्षा है, एक ही कक्षा में, तो यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होने की संभावना न के बराबर। तो उत्तर होगा आपके उपरोक्त सभी, ये सारे एक ही कक्षा में। और ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन बोर के मॉडल के नियम के अनुसार जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाएगा, तब ऊर्जा क्या करेगा, ग्रहण, और उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा क्या होगा, उत्सर्जन। लेकिन यहाँ तो देखो 3 से 3 में जा रहा है, यहाँ पर भी 3 से 3 में जा रहा है, यहाँ पर भी 3 से 3 में, मतलब एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ उत्सर्जन या अवशोषण में कोई भी ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होगा ना ही अवशोषण होगा। क्लियर? तो इसमें उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको 24Cr क्रोमियम की मूल अवस्था में युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों की संख्या है। ये कह रहा है 10, दूसरे में दिया हुआ ऑप्शन अपने 12, तीसरे में 15 और चौथे में आपके 18। तो युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक यानी ऐसे कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो क्रोमियम का मैं विन्यास लिखता हूँ, 24 नंबर पर आता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर अपने पास 4s में 1 और 3d में 5, ये होते। तो देखो 1s कक्षक, एक कक्षक ये रहा 1s, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, फिर ये दूसरा कक्षक, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, फिर 2p में आपके 3 कक्षक आ गए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर वापस 3s कक्षक आ गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो हो गए अपने पास 1 2 3 4 5 6 कक्षक। फिर 3p आ गया तो इसमें वापस 3 कक्षक आ गए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद 4s कक्षक आ गया, 4s में भी देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन है लेकिन है तो सही, और फिर 5d में 5 कक्षक आ गए, इसमें भी पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अपने को कुल कक्षक बताने, तो 5 और 1 6, 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 14 और 1 15। तो उत्तर होगा 15 कक्षक। ऐसे 15 कक्षक है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लो।
एन ए कोष्टक में लिखा हुआ है जेड बराबर 11 के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं होगी। तो देखो एन का मान दिया हुआ आपको 3, पहले ऑप्शन में एल का मान दिया हुआ आपको 1, एम का मान देखो एल का मान 1 दिया हुआ है, एम का मान 1 दिया हुआ है, एस का मान +1/2 दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शन में एन का मान 3, एल का मान 0, फिर आपको दिया हुआ एम का मान 0 और एस का मान +1/2। फिर आपको तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एन बराबर 3, एल बराबर 0, एम बराबर 1, एस बराबर आपके +1/2। फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ आपको एन बराबर 3, एल बराबर 1, एम बराबर 1 और एस बराबर -1/2। तो ये पूछ रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी 11वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो देखो सोडियम का विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1 इसकी बात कर रहा है 3s1। तो इसके लिए देखो 3s के लिए मैं इधर लिख देता हूँ 3s कक्षक के लिए n का मान तो 3 होगा और l का मान 0, इट मीन्स m का मान 0 होगा। और एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों और पहला इलेक्ट्रॉन सदैव दक्षिणावर्ती होता है। तो ये 4 आपको देखने जिस ऑप्शन में वो होगा। तो देखो n बराबर 3 l बराबर 1 3s के लिए होता नहीं है, ये नहीं होगा उत्तर। n बराबर 3 l बराबर 0 m बराबर 0 s यही उत्तर होगा आपका दूसरा। क्लियर? आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं होगी किसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने को क्रोमियम के Cr के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान निम्न में से कौन सा समूह सही है? तो इनमें से कौन सा समूह सही होगा? देखो n का मान, l का मान, m का मान और s का मान दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में 3 0 0 1/2। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ आपको 3 2 -2 और 1/2। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो 4 दिया हुआ है, 4 0 0 1/2। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो 4 1 -1 और 1/2। यह आपको दिए हुए 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए 19वें इलेक्ट्रॉन के देखना है। तो देखो पहले 1s2 2s2 क्रोमियम का विन्यास लिखते हैं हम 24 नंबर तक। 2p6 3s2 3p6 फिर आपके 4s1 और 3d5 ये। तो देखो आपको 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए देखना है तो 19 में से ये 5 घटा दो, 24 में से 5 घटाओ 19, मतलब आपको इस 4s के लिए देखना है। किसके लिए देखना है? ये जो 4s कक्षक है 4s1 के लिए। तो देखो 4s के लिए n का मान 4, अगर मैं इधर लिखूं 4s के लिए तो n का मान 4, l का मान 0, m का मान 0 और एक इलेक्ट्रॉन के लिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2। तो देखो ये पहले दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक खारिज हो गए, इन दोनों में देखना है। इसमें देखो l का मान 1 आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा, तो अपना आंसर होगा तीसरा। n का 4 है, देखो l का 0, m का भी 0 और s का 1/2। तो चौथा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आता हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक में है तो
में है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का कौन सा समुच्चय सही है। आपको अब की बार इलेक्ट्रॉन 3p में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन किसमें दिया हुआ है? 3p में। ऑप्शन बताता हूं, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर 0 और s बराबर प्लस 1/2। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है n बराबर 3, l बराबर आपके 0, m बराबर प्लस 1/2 और s बराबर आपके m बराबर प्लस 1 और s बराबर प्लस 1/2। फिर तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है n बराबर 3, l बराबर -2, m बराबर -1 और s बराबर प्लस 1/2। और ऑप्शन 4 दिया हुआ है n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 0 और s बराबर प्लस 1/2। ये अपने दिए हुए हैं बच्चों। तो देखो 2p के लिए, 3p कक्षा के लिए, तो मैं देखो पहले 3p के लिए लिखता हूँ मान। तो n का मान 3 ही आता है और l का मान p के लिए 1। तो देखो l का मान जहाँ 2 दिया हुआ है ये पॉसिबल नहीं है, ये -2 वाला पॉसिबल नहीं है, l का मान 0 वाला पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन अपने पास? ये एक चौथा ऑप्शन बचा, l का मान। अब देखो m का मान -1 हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है, यहाँ 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है सॉरी, और s का मान प्लस 1/2 होगा। तो यह आपका ऑप्शन होगा चौथा। आई थिंक इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी किसी के। चलो 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर? देखो अगला कह रहा है क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24 है में 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पर Cr+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। संख्या होगी, यानी क्रोमियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा लें तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 4, 3, 2 या 1। तो देखो पहले इसका विन्यास लिखते हैं। क्रोमियम का साधारण विन्यास लिखें हम तो क्रोमियम में 18 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही भरते हैं जैसे आर्गन में भरते हैं। फिर उसके बाद अपने 4s में 1 भरते हैं और 3d में 5। अब बच्चों Cr+2 बनाएगा तो हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाह्यतम कोष से जाएगा और 3d की तुलना में 4s क्या बाह्यतम कोष। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4s में से चला गया तो यहाँ रह गया 4s में 0। आपको 2 त्यागने, एक 3d में से जाएगा तो 3d में 4। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो देखो 4s में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, 1, 2, 3 और 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। आई थिंक इसमें भी तुम्हारे कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से समझो आप, और ये आपको करने भी है नोटबुक में अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो ऐसे कक्षकों की संख्या कितनी होगी जिनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। ऑप्शन 1 में 8 दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है 2, 3 में दिया हुआ है 3, 4 में दिया हुआ है 6। तो आपको पूछ रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो ऐसे कक्षकों की संख्या कितनी होगी जिनके संयोजी कोष में
इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, अपने को इलेक्ट्रॉन युग्म बताने। तो देखो संयोजी कोष, मतलब देखो 17 नंबर पर क्लोरीन आता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो संयोजी कोष तो यही रह गया। संयोजी कोष में क्या पूछ रहा है, कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षकों की संख्या। तो देखो 3s में एक कक्षक और 3p में कितने आ गए अपने, ये 3 कक्षक, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है 2, इसमें 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो अपने से पूछ रहा है संयोजी किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 यानी Z है 17, तो S से कक्षकों की संख्या कितनी होगी जिनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, यानी कुल इलेक्ट्रॉन युग्म जिन कक्षकों में है। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है उन कक्षकों की संख्या बतानी है। तो देखो 1s और 2s तो संयोजी कोष ही नहीं है, तो संयोजी कोष में ये आ गए और इनमें देखो इलेक्ट्रॉन भी 1 2 3 और 4, तो इसमें ऑप्शन 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपने पास 4 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, 4 तो नहीं दिया हुआ ना ऑप्शन में। इलेक्ट्रॉन युग्म, सॉरी देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म पूछ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन, तो ये तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म है ही नहीं, तो 1 2 और ये 3, तो आपके उत्तर ये होगा 3 जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर केवल इलेक्ट्रॉन पूछता तो उत्तर होता 4, लेकिन 4 ऑप्शन में ही नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा 3। तो देखो इसके संयोजी कोष में ये 3 कक्षक है, एक तो 3s कक्षक और 3 3p कक्षक। इनमें से 2 में तो इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो संख्या कितनी होगी 3। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। क्लियर, जय हिंद, वंदे मातरम। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं।